हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। और इस पेपर के अंदर जितने भी टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हम वन बाय वन करके कवर करेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अपने को क्वांटम फील्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब फिजिक्स की अपने पास ऑलरेडी इतनी सारी ब्रांच थी, अपने पास बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स था, उसके बाद अपने पास एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स था, उसके बाद रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स भी था, तो फिर अपने को क्वांटम फील्ड थ्योरी की ज़रूरत है क्यों पड़ी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उस बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, फिर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि अपने को क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ देखने की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इन पहले वाली ब्रांच के अंदर ऐसी क्या लिमिटेशन थी जिसके कारण अपने को फिजिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप करनी पड़ी, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता था, अपने पास बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में होता था जैसे अपने पास ये कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम इस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन भी एक्सप्लेन करके बताते हैं, इसकी जो एनर्जी है या फिर सिस्टम के जितने भी पैरामीटर हैं वो सब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्लेन करके बता देते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये ओनली ऑन नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए ही वैलिड थी। इसकी जो वैलिडिटी है वो किस में थी, ओनली नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस में, रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर ही ये वैलिड थी। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा, ये ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड थी, सिंगल पार्टिकल के लिए ये क्या थी, वैलिड थी। और एक हम ये भी बोल सकते हैं कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इनवेरिएंट भी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए ये वैलिड थी। जो आप जब बात करें हम रिलेटिविस्टिक्स केस की तो वहाँ पे ये वैलिड नहीं थी, क्योंकि रिलेटिविस्टिक्स केस में क्या होता है, अपने पास जो रिलेटिविस्टिक्स केस का मतलब क्या है, जब कोई पार्टिकल अपने पास लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक्स मोशन। ठीक है, और जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो वहाँ पे पार्टिकल का मास कांस्टेंट नहीं रहता, पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है। पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर द रूट। इस रिलेशन से पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो अपने पास ओनली ऑन कांस्टेंट मास के लिए वैलिड होती है। जहाँ पे पार्टिकल का मास इंक्रीज होना स्टार्ट होगा वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वैलिड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सिंगल पार्टिकल के लिए। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये ओनली ऑन सिंगल पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करके बता सकती है, सिंगल पार्टिकल का वेव फंक्शन निकाल सकती है, उसकी एनर्जी निकाल सकती है, या फिर उस सिस्टम के जितने भी पैरामीटर हैं या जितनी भी प्रॉपर्टी वो सब डिफाइन करके बता सकती है। जहाँ पे बात आती है अपने पास टू पार्टिकल की, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, या फिर जहाँ पे बात आती है मैनी बॉडी प्रॉब्लम्स की, ठीक है, मल्टी बॉडी प्रॉब्लम्स की, तो वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वैलिड नहीं होती। ठीक है, अब बात करूँ मैं टू बॉडी प्रॉब्लम की, तो टू बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर तो फिर भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम के ऊपर किया था। तो हाइड्रोजन एटम में हमने क्या किया था, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस को हमने क्या मान लिया था, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा हैवी मान लिया था। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का यूज करके इस टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, और यहाँ पे हमने रिड्यूस मास का यूज कर लिया था। ठीक है, तो टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। पर जहाँ पे बात आती है मैनी बॉडी प्रॉब्लम की, जैसे मैंने ये एक स्ट्रिंग ले लिया और ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है, अब मैं ये बोल दूं कि इस पार्टिकल के अंदर मान लिया इनफाइनाइट, इस स्ट्रिंग के अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सब पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करके बता सकती, नहीं बता सकती। तो ये क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की लिमिटेशन थी, ये ओनली वन बॉडी प्रॉब्लम और टू बॉडी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। टू बॉडी प्रॉब्लम को भी तब सोल्व कर पाती है जब हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस मास का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक और लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ये मैनी बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं
कि जो अपने पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर वैलिड नहीं थी। अब इसका एक रीजन ये भी है कि ये रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर वैलिड नहीं थी, और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्टिक्स मोशन की, तो रिलेटिव स्टिक्स मोशन के अंदर अपने पास क्या आती है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आती है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये रिलेशन आपने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें पता होंगी, ठीक है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये अपने पास 4 डायमेंशन होती है। 4 डायमेंशन बोले तो एक्स, वाई, जेड और टी, ठीक है। इसमें अपने पास 3 पोजिशन के कोऑर्डिनेट होते हैं और एक अपना टाइम का कोऑर्डिनेट होता है। और जो रिलेटिव स्टिक्स केस है, उस रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर हम इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाऊंगा, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि मेरे पास ये एक एस फ्रेम है, ये मेरे पास क्या है, एक एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है, और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इनवेरिएंट नहीं है। मतलब एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम में जाता हूं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये सेम नहीं रहती, ठीक है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट नहीं थी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती गई जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर अपने को कहाँ पे चलना पड़ा, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की ओर चलना पड़ा। अब एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ। अपने पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है सिंगल पार्टिकल के लिए या फ्री पार्टिकल के लिए, वो क्या होती है, -h²/2m, ठीक है, करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आयटा h कट करली साई बाय करली टी। ये अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है किसके लिए, फ्री पार्टिकल के लिए। अब अगर तुम इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखोगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन का डबल डेरिवेटिव हो रखा है। यहाँ पे ये देखो करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन के डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो राइट हैंड साइड में क्या है, इधर टाइम का सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है। यहाँ पे क्या है, करली बाय करली टी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड में क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी, इसलिए भी हम इसको रिलेटिव स्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते थे, और इसी कारण से ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट नहीं थी। अब जब बात आई एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की या फिर रिलेटिव स्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की, तो साइंटिस्टों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई इक्वेशन तो चाहिए जो रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करके बता दे या फिर उसके मोशन को डिस्क्राइब करते। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने पास ये जो फ्री पार्टिकल के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी क्या थी, -h²/2m करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयटा h कट करली साई बाय करली टी। ये वाली क्या है, अपने पास फ्री पार्टिकल के लिए है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, और मॉडिफिकेशन करके इसको जैसे तैसे करके इसको जो अपने पास रिलेटिव स्टिक्स मोशन है उसके लिए अप्लीकेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, केजी साहब की, KJ, ठीक है, क्लीन जॉर्डन साहब की यहाँ पे एंट्री होती है। और क्लीन जॉर्डन साहब ने क्या बोला, जहाँ पे बात आएगी रिलेटिव स्टिक्स मोशन की, तो रिलेटिव स्टिक्स मोशन की बात आएगी तो वहाँ पे मैं जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या ले लूँगा, E² इक्वल टू P² C² प्लस m0 स्क्वायर C की पावर 4। ये वाली एनर्जी लेके मैं यहाँ पे रख के इसको सोल्व कर लूँगा, ठीक है। और जैसे ही इस एनर्जी के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इस दोनों में इधर क्या था, पोजिशन का डबल डेरिवेटिव था, इधर क्या है, टाइम का सिंगल डेरिवेटिव। जैसे ही मैं ये एनर्जी रख के इसको सोल्व करूंगा तो बोथ साइड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इधर भी डबल डेरिवेटिव आ जाएगा पोजीशन का और इधर टाइम का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये रखने के बाद, ये एनर्जी रखने के बाद जब इस इक्वेशन को सोल्व किया गया तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/c² करली स्क्वायर बाय करली t², और ये डेल स्क्वायर है। डेल स्क्वायर यहाँ पे डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है। रिलेटिव स्टिक्स क्वांटम रिलेटिव स्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हमने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। m0 और बाय h कट इसका स्क्वायर और साई इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोथ साइड जो पोजीशन और टाइम है, बोथ साइड पोजीशन और टाइम का क्या है, डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। बोथ साइड नहीं, सिंगल साइड ही, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को फिर क्या नाम दिया गया, केजी इक्वेशन नाम दिया गया, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन नाम दिया गया। और ये क्लीन जॉर्डन इक्वेशन कब आई, जब अपने पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए, उसके अंदर हमने एनर्जी क्या रखी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। और ये बात किसने सजेस्ट की, क्लीन जॉर्डन साहब ने सजेस्ट की, और फिर ये इक्वेशन निकाली गई, ठीक है। और इस इक्वेशन को नाम दिया गया केजी इक्वेशन। अब केजी इक्वेशन ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के ऊपर बहुत डीपली एक लेक्चर डाल रखा है, ठीक है। वहाँ पे हमने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बता रखा है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई, ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेटिव है वो भी हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जा रहे, क्योंकि अपने को चलना है कि जो फील्ड थ्योरी है उसके इंट्रोडक्शन की तरफ अपने को चलना है। तो अब ये जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन तो एक्सप्लेन करके बता रही थी, ठीक है। पर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये ओनली स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए क्या थी, अप्लीकेबल थी। मतलब अगर किसी पार्टिकल का जो स्पिन है वो जीरो है तो उसका मोशन, उसका रिलेटिव स्टिक्स मोशन तो केजी इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता पा रही थी, ठीक है। और जहाँ पे बात आती थी स्पिन की, अब जैसे स्पिन जीरो पार्टिकल किसके लिए बोल सकता हूँ, मैं बोसोन के लिए बोल सकता हूँ। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो केजी इक्वेशन है ये बोसोन के लिए तो क्या थी, अप्लीकेबल थी। पर जहाँ पे बात आएगी फर्मियोन की इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो हाफ होता है अपने पास। अब स्पिन वाले पार्टिकल के लिए, अब जो स्पिन वाले पार्टिकल का रिलेटिव स्टिक्स मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को फिर एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। क्योंकि इसकी हेल्प से तो हम स्पिन की डिपेंडेंसी एक्सप्लेन नहीं करके बता सकते केजी इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे जो एंट्री हुई वो एंट्री हुई डिराक साहब की, ठीक है। और डिराक साहब ने फिर क्या बताया, डिराक साहब ने एक और इक्वेशन दी जिसको हम डिराक इक्वेशन के नाम से बोलते हैं। और डिराक साहब ने क्या दिया, एक हैमिल्टोनियन दिया, और इस ये हैमिल्टोनियन क्या था अपने पास, सी अल्फा पी और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। डिराक साहब ने ये हैमिल्टोनियन दिया और बोला आप इस हैमिल्टोनियन का यूज करके जो स्पिन की डिपेंडेंसी वाले पार्टिकल हैं उनका भी रिलेटिव स्टिक्स मोशन मैं इस हैमिल्टोनियन की हेल्प से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो एक एक वर्ड है वो क्या है। ये जो पी है वो मोमेंटम को एक्सप्लेन करके बताता है, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है पार्टिकल की। यहाँ पे ये जो बीटा है ये हमने कोई एक मैट्रिक्स एलिमेंट ले रखा है, और यहाँ पे सी क्या है, सी के बारे में आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट है। अब जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा के अंदर अपने पास क्या आ जाएगी, स्पिन की डिपेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि जो अल्फा है वो पाउली मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और पाउली मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी स्पिन की डिपेंडेंसी आती है, ये अपना पहले पढ़ा हुआ है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास ये जो अल्फा है, इस अल्फा के अंदर जो स्पिन की डिपेंडेंसी है वो आ गई, ठीक है। अब स्पिन की डिपेंडेंसी आई है, इसके कारण जिन पार्टिकल के पास रिलेटिव स्टिक्स मोशन है और उनका कुछ स्पिन है, उसको भी हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं किसकी हेल्प से, डिराक इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए क्या है, जिन पार्टिकल का स्पिन हाफ है उन पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिराक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं रिलेटिव स्टिक्स केस के अंदर। अब हमने यहाँ पे दो इक्वेशन के बारे में देखा, पहली इक्वेशन थी केजी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन थी अपने पास डिराक इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक तो किसके लिए थी, बोसोन के लिए थी, एक अपने पास किसके लिए थी, फर्मियोन के लिए थी। ये किसके लिए, स्पिन जीरो के लिए थी, और ये स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए थी। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है ये भी सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड थी, और जो डिराक इक्वेशन है ये भी सिंगल पार्टिकल की मोशन को ही एक्सप्लेन करके बता सकती थी। अब फिर से वही प्रॉब्लम जहाँ पे बात आएगी टू बॉडी प्रॉब्लम की या फिर मैनी बॉडी प्रॉब्लम की, जहाँ पे बात आएगी तो ना तो ये एक्सप्लेन करके बता सकती और ना ये एक्सप्लेन करके बता सकती। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने तो पहले ही हाथ उठा लिए थे कि मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है वो भी क्या है, सिंगल पार्टिकल के लिए है, और डिराक इक्वेशन भी क्या है, सिंगल पार्टिकल के लिए है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, और वो इक्वेशन जैसे मैं अल्फा डीके की कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, तो अल्फा डीके की क्या होता है अपने पास, ये कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ए है, और मास नंबर एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, ठीक है। और ये ब्रेक हो रहा है किसमें, वाई, और अल्फा डीके का जो इक्वेशन होता है उसमें चार्ज बाय 2 कम होता है और मास 4 कम होता है, तो ये कितना आ जाएगा, जेड बाय 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, A-4, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है अपने पास, अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। अब अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल,
ये जो रिएक्शन हुई है ये रिलेटिव स्टिक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को अल्फा पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करके बताना है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करके इनको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, या तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज कर लूँ, या फिर मैं क्लीन जॉर्डन, अगर नॉन रिलेटिव स्टिक्स मोशन है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, अगर रिलेटिव स्टिक्स मोशन है तो केजी इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ या डिराक इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। पर ये जो इक्वेशन है यहीं तक वैलिड थी। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर, आपने युकावा थ्योरी के बारे में आई थिंक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। युकावा थ्योरी में क्या बताया था कि अपने पास ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये लगातार एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है, और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। और यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या होता है, मिसोन्स होता है। आई होप आपने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मैंने ये एक न्यूट्रॉन लिया और इस न्यूट्रॉन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट किया और साथ में क्या निकलेगा, एक पाई नेगेटिव निकलेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, और साथ में क्या निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ पे निकलेगा। ये अपने पास क्या निकला, एक एंटी न्यूट्रिनो। अब अगर मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ तो ना तो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता सकती है, ना इसको केजी इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता सकती है, और ना ही इसको डिराक इक्वेशन एक्सप्लेन करके बता सकती है। अब रीजन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन करके क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि ये अपने पास 3 बॉडी प्रॉब्लम है और तीनों इक्वेशन क्या है, सिंगल पार्टिकल के लिए है। अगर नॉन रिलेटिव स्टिक्स मोशन होता और 2 बॉडी या 1 बॉडी प्रॉब्लम होती तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफ़ी थी, ठीक है। अगर सिंगल बॉडी प्रॉब्लम होती तो अपने पास और स्पिन की डिपेंडेंसी ना होती तो केजी इक्वेशन का यूज कर लेते, ठीक है। अगर स्पिन की डिपेंडेंसी होती, रिलेटिव स्टिक्स मोशन होता तो डिराक इक्वेशन का यूज कर लेते। अब यहाँ पे अपने पास 3 बॉडी प्रॉब्लम है और 3 बॉडी प्रॉब्लम के लिए इनमें से कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या निकला, एक ई पॉजिटिव या फिर मैं पाई पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ, और साथ में क्या निकला, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉडी प्रॉब्लम है और 3 बॉडी प्रॉब्लम को हम इनकी हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ी कि फिजिक्स की एक नई ब्रांच को क्या डेवलप किया जाए, और यहाँ से हमने फिर एक नई ब्रांच डेवलप की जिसको हमने नाम दिया क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि मैं एक एक पार्टिकल के मोशन के बारे में ना पढ़ के, ठीक है, एक एक पार्टिकल के बारे में ना स्टडी करके, अब ये जो पार्टिकल है मेरे पास 3 पार्टिकल है, ये 3 पार्टिकल किसी ना किसी फील्ड के अंदर तो इंटरेक्शन करते होंगे, ठीक है, तभी ये एक साथ रहते हैं। तो इन इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में ना पढ़ के ये पार्टिकल जिस फील्ड के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं उस फील्ड के बारे में अगर स्टडी कर लूँ, मान लिया एक सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे कोई एक फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड के अंदर मेरे पास कोई भी 3 पार्टिकल हैं, फर्स्ट पार्टिकल ये, सेकंड ये, थर्ड ये है, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों इंडिविजुअल पार्टिकल, पहले तो मैं क्या कर रहा था, इन इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि मैं इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी करूंगा तो मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है कि एक साथ तीनों बॉडी का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करके बता दे। फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर ना जाके ये पार्टिकल जिस फील्ड के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये पार्टिकल जिस फोर्स फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड के बारे में ही स्टडी कर लूँ तो मेरे को इन तीनों पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में अपने आप ही पता लग जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि मैं इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन के बारे में ना पढ़ के, ठीक है, ये पार्टिकल जिस फील्ड के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं या जिस फोर्स फील्ड के अंदर ये पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड के बारे में अगर मैं स्टडी कर लूँ, ठीक है, तो इन पार्टिकल के मोशन के बारे में तो अपने आप ही यहाँ पे पता लग जाएगा। और इसी चीज़ को बाद में नाम दिया गया क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे वो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं, अब ये तीनों पार्टिकल किससे बंधे हुए हैं, इस फील्ड से बंधे हुए हैं जिस फील्ड में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल पार्टिकल को ना पकड़ के मैं कंप्लीट के फील्ड को एक साथ पकड़ लेता हूँ, तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अपने आप ही स्टडी हो जाएंगे, ये पार्टिकल तो अपने आप ही पकड़े जाएंगे। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में अपने को स्टडी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जिस फील्ड के अंदर ये पार्टिकल घूम रहे हैं उस फील्ड के बारे में हम स्टडी कर लेंगे,
ठीक है। तो इन पार्टिकल के मोशन के बारे में अपने आप पता लग जाएगा और उसी को हमने नाम दिया फील्ड थ्योरी। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ आया तो आप मैसेज करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो। और इसी चीज़ को हमने बाद में क्या नाम दिया, क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, क्वांटम फील्ड थ्योरी का, जहाँ पे हमने ये जाना कि क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या होती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमने क्या देखा कि हम अपने पास जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में ना स्टडी करके पार्टिकल जिस फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर मैं उस फील्ड के बारे में स्टडी कर लूँ तो पार्टिकल के मोशन के बारे में तो अपने को अपने आप ही पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो थी बात क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्वांटम फील्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इन सब के ऊपर और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर हमने बात कर ली। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो इस लेक्चर में से तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और जल्दी ही हम इस ब्रांच के अंदर जितने भी ये जो पेपर है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर लेक्चर जल्दी से जल्दी डाल दिए जाए। ठीक है, और इसके जो लेक्चर है वो काफ़ी मतलब तैयार करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, धीरे धीरे करके मैं इसके सारे के सारे लेक्चर अपलोड